हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट सैम के बी पोल साइंस ऑनर्स के लोगों का सिलेबस डिस्कस किया था हमने। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन द बैकग्राउंड। तो आज हम लोग उसी सिलेबस को एलाबोरेट करके उन टॉपिक्स को समझेंगे, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन को आंसर कैसे करें। इस चीज़ का किसी को उनको लोगों को कोई आइडिया नहीं था, और ऑब्वियसली होता भी नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट रिसेंटली आए होते हैं कॉलेज में और हमें इतना नॉलेज नहीं होता कि हमें किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा फीचर्स और सोर्सेज था, जैसा कि हमें सिलेबस में देखा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? डिस्क्राइब द सलाइन फीचर्स एंड द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम हिंदी में बोले तो इसकी विशेषताएं, हमारे जो संविधान है उसकी विशेषताएं और उसके स्रोतों का वर्णन करें। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दें तो ये ऐसे भी आ सकता है, मतलब सेपरेटली एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द सलाइन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ऐसे भी आ सकता है डिस्क्राइब द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है पेपर में। तो इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? फीचर्स और सोर्सेज हमें बताने किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के बताने हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बना कब, कैसे बना, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंट्री का, वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी उसमें बहुत सारे रूल्स का एक सेट होता है जिसके बेसिस पे एक कंट्री को चलाया जाता है। उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, अगर कुछ गलत किया तो उसके लिए हमारे लिए क्या पनिशमेंट होगी, ये सब लिखा हुआ होता है। साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी हमें डिस्क्राइब करता है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में होगी, यानी किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम अडॉप्ट करेंगे। जैसे इंडिया में फेडरल सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है, या हम मोनार्की अडॉप्ट करेंगे, या कुछ भी अडॉप्ट करेंगे, वो मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स अडॉप्ट करेंगे। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। साथ में जो इसके अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन सबको भी डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इन सब के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनके पास क्या राइट्स हैं, ये सब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। साथ में जैसे हमारे पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो डिस्क्राइब कर दी इन्होंने, अब हमारी जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर्स होती हैं बहुत सारी। तो अब उन पावर्स का तो लोग गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दैट्स वाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट कर देता है उन पावर्स की जो गवर्नमेंट के पास हैं, कि इस लिमिट से ज़्यादा वो उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन एक क्लियर राइट ऑफ सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करता है हम लोगों को। तो आप लोगों को आई होप सो समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके सलाइन फीचर्स के बारे में। फीचर्स यानी विशेषताएं। अब विशेषताएं किसी की कुछ भी हो सकती हैं, यानी किसी पर्सन की हो सकती हैं, किसी कंट्री की हो सकती है। जैसे इंडिया की विशेषता यही लगा लो कि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर हैं और बहुत ज़्यादा रिलीजन है, ये सब। तो वैसे ही हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो हम लोगों को वही एक्सप्लेन करके आने होते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी ये हाथों से लिखा गया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं कि प्रिंट होते हैं और वो सब होते हैं, बट ये इंडिया का लार्जेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा फीचर्स, ये हमारा फीचर जो है इट ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब बहुत सारे जो सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे स्रोतों से इसे लिया गया है। मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे। वो एक बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन थे, यानी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे। तो उन लोग को पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उन्हें आपस में कंपेयर किया, और उनमें से जो पॉजिटिविटी थी, जो हमारे कंट्री के लिए प्रोग्रेसिव हो सकती थी या हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, उसके बारे में वो सब चीज़ें अडॉप्ट कर ली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसे मेंशन कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज से लिया गया, और इसीलिए इसको एक ये भी कहा जाता है कि इट्स अ बैग ऑफ बोरोइंग यानी हमारा उधार लिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी इसका एक फीचर है। आप ये भी लिख सकते हो कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बैग ऑफ बोरोइंग, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो उधार लिया गया है।
नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इन द सेंस कि हमारी जो कंट्री है उसमें 18+ जो भी लोग हैं उन लोगों को वोट का अधिकार है, मतलब वो लोग वोट कर सकते हैं, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपने गवर्नमेंट या अपनी रूलिंग पार्टी चुन सकते हैं कि उन पे कौन शासन करेगा। 1989 से जो हमारी वोटिंग पहले हमारी वोटिंग एज 21 साल थी, यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के अंडर में जो एज ऑफ वोटिंग थी वो 21 ईयर्स थी 1989 से पहले। पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 61th अमेंडमेंट के बाद जो 1988 में हुआ था, उसके बाद इस एज को 21 को रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा गया है कि हमारी जो कंट्री होगी यानी इंडिया, वो एक सेकुलर स्टेट होगा। सेकुलर स्टेट इन द सेंस धर्मनिरपेक्ष जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे हर धर्म को सम्मान दिया जाएगा, हर धर्म को इक्वल राइट्स होंगे, हर धर्म को इज्जत दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई मेजॉरिटी धर्म है तो उसे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और कोई माइनॉरिटी है यानी कम अमाउंट में जिस धर्म के लोग हैं उन लोगों को पीछे रखा जाएगा। तो हमारा जो कंट्री है वो सेकुलर कंट्री है। नेक्स्ट है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है। सिंगल सिटीजनशिप इन द सेंस काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जैसे आपको एक कंट्री की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो तो उस स्टेट की भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। पर इंडिया में ऐसा नहीं है। सपोज़ आप लोग इंडिया के, हम सब के पास एक ही सिटीजनशिप है, वो है इंडियन की सिटीजनशिप। अब ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ पे कि हमें, जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हो तो हमें हरियाणा की सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी, दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली की सिटीजनशिप मिलेगी हमें। नहीं, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल सिटीजनशिप है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है। नेक्स्ट वन इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जैसे कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अब राइट्स के अधिकारों के साथ साथ हमें कुछ ड्यूटीज़ भी दी जाती हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th A पार्ट में डिस्क्राइब की गई है कि एक इंडियन सिटीजन की, जो इंडियन है, जिसकी नेशनैलिटी इंडियन है, उसके पास राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी है जिसे मुझे फॉलो करना हो। देन नेक्स्ट फीचर वही आ गया हमारा फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारे टोटल रिसेंटली हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इससे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी 2006 और 7, थोड़ी सी मुझे इसमें कन्फ्यूजन है। इन 6 में पता नहीं 7 में इसको हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी यानी ज़मीन का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, इसे हमारे फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया था। स्टिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, पर हमारे फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया था। जो मौलिक अधिकार है इसमें से हटा दिया गया था। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 6, जिसमें से फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, जो हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 में एक्सप्लेन किया गया है। देन हमारा आ जाता है राइट टू फ्रीडम, सेकेंड राइट जो हमारा है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में डिस्क्राइब किया गया है। थर्ड हमारा आ जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारे पास, जिसे 23 से लेके 24 आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है। देन हमारा आ जाता है फोर्थ जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ आर रिलीजन, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगर हम कहें तो सिंपल लैंग्वेज में, जो हमारे आर्टिकल 25 to 28 में डिस्क्राइब किया गया है। फिफ्थ हमारा आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी जो हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें अपना कल्चर जो हम चाहते हैं वो अडॉप्ट करने का अधिकार है, जो आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक मेंशन किया गया है, उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। लास्ट हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में हमें डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंडर में आता है कि अगर हमें फंडामेंटल हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं तो हम उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं और हम उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। एक्शन इन द सेंस अब ये नहीं है कि कोई आपको फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो आप जाके उसको सिर फोड़िए, नहीं, हम वहाँ पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी आर्टिकल 32 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्क्राइब किया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने
इन्फोर्स जो है फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन्फोर्स होते हैं, यानी उसके द्वारा उन्हें लागू किया जाता है। और जो प्रोटेक्टेड है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको प्रोटेक्ट करती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो तो हमारी जो जुडिशरी है यानी सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है उसे हम एज अ गार्डियन कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी। और अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें चेंज करना है, उसमें कुछ चेंज लाना है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस माना जाता है, उसके द्वारा हमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी मीन्स जो हमारा कानून है उसको सबसे ज़्यादा सुप्रीम माना जाता है। सुप्रीम यानी सबसे ज़्यादा बड़ा माना जाता है। अब कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कितनी पावरफुल गवर्नमेंट हो, कितना ही पावरफुल रिलीजन हो, पर वो जुडिशियल सिस्टम से हमारे ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, पर्सनल इशू है या कुछ भी है जो कि हम कानून के द्वारा सुलझा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना, सबऑर्डिनेट कोर्ट जाना पड़ेगा, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह भी कहते ही हैं। उसके बाद फिर हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट के बाद हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। आप जो हाई कोर्ट्स की जो रिजल्ट्स आए हैं उसे आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो लास्ट फैसला होगा, उससे ऊपर आप कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते या अपील नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड होता है अखंड, जो होता है अखंडता, और इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र। यानी जुडिशरी पे, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, सुप्रीम कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, इन सब पे किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी पावरफुल पर्सन का, किसी चीज़ का भी कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारी जुडिशरी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसका पालन हो, उससे ऊपर चीज़ें कुछ भी नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट फीचर है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डिस्क्राइब की गई हैं। इसमें ये हमें क्या इंश्योर करती है, सोशल, इकोनॉमिकल, लीगल जस्टिस फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी सोशल, इकोनॉमिकल और लीगल जस्टिस हमारे सोसाइटी के हर वर्ग के लिए। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का अगर हम कोई एग्जांपल लें, तो जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अब आप उन्हें सजेशन दे सकते हो स्टेट को, पर ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं की गई है। यानी ये स्टेट की मर्जी है कि वो उनको प्राइमरी एजुकेशन बच्चों को 14 साल की उम्र तक या 6 साल की उम्र तक दें कि नहीं दें, ये चीज़ कोर्ट उनको वो नहीं कर सकती है, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट फीचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, इवन 17, 18, 20 बहुत सारे फीचर्स हैं, बट हम आज के लिए ये लास्ट फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे बोलते हैं एमरजेंसी प्रोवेंस, यानी या फिर एमरजेंसी लॉ बोल लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्पेशल जो पावर होती है वो होती है एमरजेंसी के दौरान। जब ये लॉ इम्पोज किया जाता है तो जितनी भी पावर होती है इंडिया में, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, सबकी पावर रद्द कर दी जाती है। वो कोई फैसला नहीं ले सकते और सारी पावर्स जो होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं रहती हैं। ये आई थिंक इंडिया में सिर्फ 2 बार ऐसे एमरजेंसी केसेस हुए हैं जब सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास से पावर हट गई थी और सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से आ गई। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसके स्रोत। जैसा कि अभी हमने बात किया फीचर्स में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरियस सोर्सेज से लिया गया, बहुत ज़्यादा स्रोतों से लिया गया। दुनिया भर के कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनसे सारी पॉजिटिव चीज़ें हमारे यहाँ पे ली गई है, अडॉप्ट की गई है। अब हम ये जानेंगे कि कौन सी जगह से कौन से प्रोविंसेस यानी कौन से लॉज ये सब लिए गए हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स लाए थे इंडिया में और वो तब से चलता आ रहा है। 1935 में आया था ये, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ
1935। इसके अंडर में हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है, जुडिशियल सिस्टम यानी जुडिशियरी कैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है जैसे यूपीएससी या फिर एसएससी जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं ये सब, ऑफिस ऑफ गवर्नर्स ये अडॉप्ट किया था, और फेडरल स्कीम अडॉप्ट की थी यानी जो पावर है वो डिवाइड होगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। ये स्कीम भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर में अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट हमारा सेकंड आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या अडॉप्ट किया था, रूल ऑफ लॉ यानी लॉ का शासन, कानून का शासन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बेसिकली। सेकंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि हमें पता है इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। थर्ड सिंगल सिटीजनशिप यानी पूरे देशवासियों को एक ही नागरिकता मिलेगी जिसे कहते हैं हम भारतीय की नागरिकता। फोर्थ हमारा आता है कैबिनेट सिस्टम की, हमारा कैबिनेट सिस्टम कैसे काम करेगा, इवन कैबिनेट सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा। फिफ्थ आता है हमारा लेजिस्लेचर प्रोसेस ये। और अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स हमने जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए। फिर हमने जुडिशियल रिव्यू को यूएस से अडॉप्ट किया। अब बेसिकली जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, मान लो यहाँ पे आपका कोई लॉ बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के साइन तब होंगे जब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो इसे अलाउ कर देगा, सब कुछ पढ़ के किसी बिल को अलाउ करता है कि भाई ये ठीक है, इसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी रूल नहीं टूट रहा है, तो उसे बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू, जो कि फिर उसी बात प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे हमारे पास प्रेसिडेंट होता है वैसे ही हमारे पास एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो अगर प्रेसिडेंट ऑफ पे हो या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जिससे प्रेसिडेंट का रिमूवल हो जाता है तो जो पावर हैं और जो डिसीजंस है वो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट के पास होते हैं। फोर्थ है हमारा रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब किसी के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स तो हमें दी ही नहीं गई हैं, तो इनका भी एक प्रोसेस होता है। अगर कोई जज ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को पालन नहीं कर रहा है तो हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। उसका प्रोसेस हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी स्वतंत्रता जुडिशरी की हम लोगों ने कहाँ से अडॉप्ट की थी, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के। अब बात आती है फोर्थ हमारे उसकी जो है इरिस का कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट हमने वहाँ से अडॉप्ट किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो मैं पीछे आपको समझा चुकी हूँ। सेकंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हमारा कैसे बनेगा उसका मेथड हम लोगों ने यहाँ से अडॉप्ट किया है। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे नॉमिनेट करेंगे, कैसे राज्यसभा के मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ये भी हम लोगों ने इरिस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की। नेक्स्ट फिफ्थ कंट्री आ जाती है हमारा कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो अडॉप्ट करेंगे पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यानी क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कनाडा से अडॉप्ट किया है। एडवाइजरी जुडिशरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हम लोगों ने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। सिक्स्थ हमारा आ जाता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया से हमने अडॉप्ट किया है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में अब क्या क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स आते हैं जो जिसमें कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके रूल्स और लॉज बना सकती हैं। और उसके अलावा एक और होती है यूनियन लिस्ट, जिसमें सिर्फ सेंट्रल के पास पावर होती है लॉज बनाने की, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं। और उसके बाद एक और होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें सिर्फ स्टेट के पास पावर होती है। ये मैंने एडिशनली एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल हमने सिर्फ इसमें से कॉन्करेंट लिस्ट अडॉप्ट की थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड का व्यापार की फ्रीडम, स्वतंत्रता। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, उसके बारे में वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हमारा 7th आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या अडॉप्ट किया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इमरजेंसी के दौरान जितनी भी पावर्स होती है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है इंस्टेड ऑफ स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर रिमूव हो जाती है। स्टेट की पावर रिमूव होने के साथ साथ हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, ये सब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स रिमूव हो जाते हैं। हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, ना हम उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूएसएसआर था और आज के टाइम में जिसे हम रशिया बोल सकते हैं। तो उसमें से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जैसे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है, ये सब हमने लिए हैं रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हमारा आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमने अडॉप्ट किया है रिपब्लिक एंड आइडियाज़ ऑफ द लिबर्टी। और सेकेंड हमारा आता है इक्वालिटी एंड द फर्टिनिटी इन द प्रियम्बल। जो फर्टिनिटी और इक्वालिटी की बात हम लोगों ने की है, भाईचारे की और इक्वालिटी की बात की है, समानता की बात की है हमारे प्रियम्बल में, वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट हमारा आता है जापान का कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे हमने प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिश्ड लॉ, यानी लॉज जो हैं उसको कैसे इस्टेब्लिश करना है, उसके प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। अब रिसेंटली सबके ऑब्वियसली कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, दैट्स वाई थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हूँ मैं। बाकी आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वीडियोज़ या फिर आपको कोई इशू हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर लिया करो यार, व्यूज़ आ जाते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बन रहे मेरे। बाकी थैंक यू सो मच।